नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर सुनील मुंडेतिया मिस्टर साइंस टीचर चैनल एजुकेशन चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ा हूँ। और कल हमने बात की थी मनुष्यों में पोषण, और उसमें बात की थी कि इसमें 4 प्रकार के पोषक पदार्थ पाए जाते हैं: कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और खनिज लवण। तो हमने अधिकांश बात कर ली थी कि कार्बोहाइड्रेट में CHO प्रकार के तत्व मिलकर ये कार्बोहाइड्रेट को निर्माण करते हैं। और हमने पढ़ लिया था कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत भी हमने पढ़ लिए थे: गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्की, चावल। ये सब गेहूं कार्बोहाइड्रेट की क्या है, स्रोत है। आज हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार जैसा कि आप बोर्ड पे आपके सेपरेट कर चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला है मोनोसेकेराइड, दूसरा है डाई या ओलिगोसेकेराइड, तीसरा है पॉलीसेकेराइड। तो हम सामान्यतः इन तीनों की डिटेल में विस्तृत जानकारी में अपन चर्चा करेंगे और ये आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार उनमें कौन कौन से अपन यौगिक को देखते हैं। तो समस्त प्रकार के जो यौगिक उसमें पहला अपन यौगिक पढ़ रहे हैं मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड यह केवल एकलक इकाइयों के ही बने होते हैं, इसलिए इसका नाम है मोनोसेकेराइड। इसको अलग अपन और किसी भागों में विभाजित नहीं कर सकते। यह एक इकाई के बने होते हैं और ना ही इनका जल अपघटन होता है। मोनोसेकेराइड का जल अपघटन नहीं होता है। तो इसका उदाहरण अपन देखेंगे, 3 उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण आप देखेंगे ग्लूकोज। इसका रासायनिक सूत्र है C6H12O6। और ग्लूकोज का क्रियात्मक समूह परीक्षा में पूछ लेता है कि ग्लूकोज का क्रियात्मक समूह कौन सा है। तो यह ध्यान रखना है, एल्डिहाइड। CHO समूह के साथ जो रासायनिक श्रृंखलाएं जुड़ी होती है वो है एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह। और शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है। हमारे शरीर में अधिकांश जो ऊर्जा है वो ग्लूकोज के फॉर्म में रहती है और हमें एनर्जी प्रोवाइड कराती है। तो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। इसे सार्वभौमिक शर्करा भी कहा जाता है क्योंकि ये हर जगह प्रत्येक मनुष्य के शरीर में जो ऊर्जा है उसमें विद्यमान रहती है। इसको सार्वभौमिक शर्करा भी कहा जाता है। जो स्टार लगा रखा है, कंपटीशन एग्जामों में पूछे गए हैं और भी पूछे जा सकते हैं। शरीर का सबसे प्रमुख श्वसनीय पदार्थ, जो भी अपन ऑक्सीजन गैस को लेते हैं श्वसन क्रिया में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपन बाहर निर्मुक्त करते हैं, जो श्वसनीय पदार्थ है उसके काम में ग्लूकोज की अहम भूमिका रहती है। जो ग्लूकोज ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ये श्वसनीय पदार्थ के रूप में कार्य करता है। फिर दूसरा उदाहरण है मोनोसेकेराइड का फ्रक्टोज। इसका रासायनिक प्रतीक C6H12O6 है। ये प्रतीक ग्लूकोज के दोनों ही समान है, लेकिन इसके अंदर क्रियात्मक समूह आप देखोगे तो इसमें कीटोन क्रियात्मक समूह इसमें सम्मिलित रहता है। फ्रक्टोज का क्रियात्मक समूह है कीटोन, जो कार्बन डबल बॉन्ड O से जुड़ा रहता है। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा माना जाता है फ्रक्टोज को। जो भी फल है, जो भी मीठे फल है और शहद है, इनमें सब में फ्रक्टोज पदार्थ पाया जाता है। सबसे मीठी प्राकृतिक शुगर मानते हैं। यह फलों तथा शहद में उपस्थित होती है। आपको पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक शर्करा है वो किसमें उपस्थित होती है, तो आप बता सकते हो सबसे मीठी फलों और शहद में। फल और शहद में पाई जाने वाली शर्करा है फ्रक्टोज शर्करा। इसे ग्रेप शुगर भी कहा जाता है क्योंकि ये फलों के अंदर पाई जाती है, इसलिए इसको कहते हैं ग्रेप शुगर। और तीसरा इसका उदाहरण है ग्लेक्टोज। ग्लेक्टोज ये मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, ये अन्य शर्कराओं के साथ जुड़ी रहती है। ये मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। सभी ग्लूकोज के जैसे फॉर्मूल इसके ग्लूकोज के साथ, फ्रक्टोज के साथ, ऐसे बहुत सारी शर्कराओं के साथ ये जुड़ी रहती है, मुक्त अवस्था में नहीं रहती है। और अन्य शर्कराओं के साथ जुड़ी रहती है। अधिक मात्रा मस्तिष्क में पाई जाती है। ग्लूकोज जो ग्लेक्टोज है इसकी अधिक मात्रा मस्तिष्क में पाई जाती है और इसी मस्तिष्क में इसकी सांद्रता अधिक होने के कारण इसको ब्रेन शुगर भी कहते हैं। तो आपको पता है कि ग्लूकोज को सार्वभौमिक शर्करा कहते हैं, फ्रक्टोज को ग्रेप शुगर कहते हैं और ग्लेक्टेज को ब्रेन शुगर के नाम से जाना जाता है। और ये कार्बोहाइड्रेट के मोनोसेकेराइड के प्रकार है और कंपटीशन के एग्जाम में इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं से आपको कुछ ना कुछ सवाल मिलेंगे।
इस प्रकार आप निरंतर इस एक एक पॉइंट का आप डीपली अध्ययन करेंगे तो विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आप नित्य ही सफलता प्राप्त करेंगे। देखिए, आगे हम बात कर रहे हैं डाइसैकेराइड के बारे में। इसको अपन बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा प्रकार है डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड। तो वे कार्बोहाइड्रेट जिनमें वे कार्बोहाइड्रेट पदार्थ जिनमें दो एकलक इकाइयां उपस्थित हो उन्हें डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड कहा जाता है। और इनका जल अपघटन भी किया जा सकता है। एक लक इकाई को जल अपघटित अपन नहीं कर सकते, लेकिन ये डाइसैकेराइड होने के कारण इनका जल अपघटन भी आसानी से हो जाएगा। और इसके उदाहरण है माल्टोज, ग्लेक्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। तो अपन डिटेल में बात करते हैं माल्टोज किसमें पाया जाता है। तो माल्टोज की सर्वाधिक मात्रा गन्ने में पाई जाती है। जो गन्ना है उसमें माल्टोज की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए इसे माल्ट शुगर भी कहा जाता है। परीक्षा में इनके उपनाम के, इनके जो नाम है इनसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि माल्ट शुगर किसका नाम है। तो माल्ट शुगर से जाना जाता है माल्टोज को। और जल अपघटन कराने पर, अगर माल्टोज का जल अपघटन कराएंगे तो ग्लूकोज की दो एकलक इकाइयों में टूट जाता है। जो माल्टोज का जो जल अपघटन है वो ग्लूकोज की दो एकलक इकाइयों में टूट कर होता है। और माल्टोज को जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में अवायवीय अवस्था में रखने पर एथेनॉल शराब का निर्माण भी किया जा सकता है। जो फैक्ट्रियां हैं उनके अंदर जो माल्टोज है इनसे भी शराब या एथेनॉल का निर्माण किया जाता है। और नेक्स्ट पढ़ते हैं दूसरा उदाहरण लैक्टोज। लैक्टोज जो दूध, दही, इनमें इसकी सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। तो सर्वाधिक मात्रा लैक्टोज की दूध में पाई जाती है और इसलिए इसे मिल्क शुगर भी कहा जाता है। लैक्टोज को मिल्क शुगर से ही अपने इसको जाना जा सकता है। और जल अपघटन कराने पर लैक्टोज ग्लूकोज और ग्लेक्टोज में टूट जाता है। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं लैक्टोज का जल अपघटन टूटने पर कौन सी दो इकाइयों का निर्माण होता है, ग्लूकोज और ग्लेक्टोज। लैक्टोज टूटता है ग्लूकोज और ग्लेक्टोज में टूटता है। और तीसरा उदाहरण है सुक्रोज। सुक्रोज की सर्वाधिक मात्रा चीनी या शुगर में पाई जाती है और इसको जल अपघटन कराने पर ये ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में टूटता है। अगर अपन इससे सुक्रोज का जल अपघटन कराएंगे तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटेगा। इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट का दूसरा जो प्रकार है पॉली डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड। तो ये हमने इसके उदाहरण सहित अच्छे से चर्चा की है। और नेक्स्ट अब अपन पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड। देखिए, कार्बोहाइड्रेट का तीसरा जो प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड के बारे में चर्चा करते हैं। पॉलीसैकेराइड जिनमें दो से अधिक जो एकलक इकाइयां मिलकर पॉलीसैकेराइड का निर्माण करती है। तो जंतुओं तथा पादपों के शरीर में भोजन का संग्रहण पॉलीसैकेराइड के रूप में होता है। और ये पॉलीसैकेराइड जंतु तथा पादपों के शरीर में भोजन का संग्रहण करते हैं और ये स्वादहीन होते हैं, क्योंकि पॉलीसैकेराइड जो जल में घुलनशील नहीं होते, ये जल में अघुलनशील होते हैं। इसके कारण इनका स्वाद क्या होता है, ये स्वादहीन प्रकृति के होते हैं। और जल अपघटन कराने पर, अगर इनका जल अपघटन भी कराएंगे तो ये जिन इकाइयों से मिलकर बने उन इकाइयों में वापस टूट जाएंगे। अनेक मोनोसैकेराइड इकाइयों में ये टूट जाता है, क्योंकि दो से अधिक एकलक इकाइयां मिलकर पॉलीसैकेराइड का निर्माण करती है और जल अपघटन कराने पर ये वापस मोनोसैकेराइड की अनेक इकाइयों में टूट जाता है। इसके उदाहरण के बारे में बात करते हैं। पॉलीसैकेराइड का पहला उदाहरण है ग्लाइकोजन। जो मनुष्य प्राणियों में जो भोजन का संग्रहण होता है, मानव शरीर में भोजन का संग्रहण जो यकृत में होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। मनुष्य जो भोजन का संग्रहण होता है मनुष्य में वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और पादपों के लिए चर्चा करते दूसरा उदाहरण है स्टार्च।
स्टार्च पादपों में भोजन का संग्रहण स्टार्च के रूप में होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य रूप से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इनका कोई स्थिति आपको पता होनी चाहिए कि ग्लाइकोजन का भोजन का संग्रहण किसमें हो रहा है, मानव शरीर में हो रहा है, और पादपों में भोजन का संग्रहण स्टार्च के रूप में होता है। और सेलुलोज जो इसका तीसरा उदाहरण है पॉलीसेकेराइड का, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है सेलुलोज। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ ध्यान रखना है सेलुलोज होता है। और पादप की कोशिका भित्ति का निर्माण भी किससे होता है, सेलुलोज से होता है। इस प्रकार आपने कार्बोहाइड्रेट के तीनों प्रकार के बारे में अध्ययन किया। पहला प्रकार हमने पढ़ा मोनोसेकेराइड जो एकलक इकाइयों से उसका निर्माण होता है, और दूसरा पढ़ा हमने डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड, इसमें दो एकलक इकाइयां मिलकर इसका निर्माण करती है। और तीसरा पढ़ा हमने पॉलीसेकेराइड, इसमें दो से अधिक इकाइयां मिलकर इसका निर्माण करती है। और कार्बोहाइड्रेट के इस टॉपिक को अच्छे से तन्मयता से मैंने आपको पढ़ाया है, आप भी ध्यान लगा के पढ़ें और इस मेरे पढ़ाने के उद्देश्य को अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर रखते हुए इस मेरी वीडियो को तन्मयता से देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं, और आगे से आगे मेरी जो भी वीडियो आती है उसको देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको इसी प्रकार की छोटी छोटी वीडियो से आपसे जुड़ा रहूंगा, और आपके जो सामान्य विज्ञान है, जनरल साइंस है, उसका मैं कंटेंट वाइज कंटेंट आपको मैं वीडियो डालता रहूंगा। और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आगे आशा करता हूं और भी अच्छी वीडियो आपके सामने लाऊंगा। और विज्ञान एक ऐसा विषय जो ह्यूमन बॉडी से जुड़ा हुआ है, इसमें जो भी पढ़ रहे हैं अपने शरीर से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो इसको तन्मयता से पढ़ें और जो जानकारी आपको है उसको तो रखें, और जो नहीं है उनको ग्रहण करें, और आगे अपने छोटे भाई बहन है उनको भी ये वीडियो शेयर करें। जय हिंद।